हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइज़ आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। नूतन का विलोम शब्द है। पहला है पुराना, दूसरा है नवीन, तीसरा है पुरातन और चौथा है प्राचीन। तो नूतन का विलोम शब्द होगा पुरातन। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, या वर्ण है। पहला है उत्क्षिप्त, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है संयुक्त और चौथा है ऊष्म। तो यह वर्ण होता है अंतस्थ व्यंजन। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। पहला है सुंदर लेखन, दूसरा है शीघ्र लेखन, तीसरा है देख कर लिखना और चौथा है सुलेख शब्द लिखना। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुंदर लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। पहला है जा प्लस या, दूसरा है जा हलंत प्लस या, तीसरा है जा प्लस वा और चौथा है जा और अधना या। तो देखिए, ज्ञा वर्ण जो है वो जा नीचे हलंत प्लस या से मिलकर बना है। तो इस तरह इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जा हलंत प्लस या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला है अत्युत्तम, दूसरा है अभ्युदय, तीसरा है अत्यधिक और चौथा है अन्वय। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन हमको करना है। तो अत्युत्तम ये तो बिल्कुल करेक्ट है, अभ्युदय ये भी करेक्ट है। तो इसका जो अशुद्ध वर्तनी है तो वो होगा तीसरा अत्यधिक, क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा अत्यधिक। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, अत्यधिक। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। तो देखिए, उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना और अपेक्षा का अर्थ होता है आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए, जिसके नीचे रेखाएं होती हैं उस वाक्यांश को रेखांकित वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द में पहला हो जाएगा गगन, नभ, आसमान, अंबर, व्योम, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। 4 व्योम भी लिख सकते हैं, गगन, नभ, आसमान, अंबर, 4 तो है ही है इसमें। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ औ दोनों स्वर वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। तो हमको सिर्फ ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं वही बताने हैं। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, तीनों सा आ जाएगा, सा, बड़ा सा और खट्टी सा और हा। तो ये चारों हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि और एवं संयोग शब्द का विलोम शब्द हमको लिखने हैं। तो संधि का हो जाएगा विच्छेद और संयोग के माने होता है मिलना। तो वियोग इसका हो जाएगा बिछड़ना। तो इस तरह संधि का विच्छेद हो जाएगा और संयोग का वियोग।
अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, आँख का नयन या नेत्र या लोचन, अच्छी, कुछ भी लिख सकते हैं। और ऐसे अश्व का हो जाएगा घोड़ा, समुद्र का सागर, सूर्य का रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो वाक्य में प्रश्न पूछते समय वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक वाक्य चिन्ह लगाया जाता है। जैसे गाड़ी के छूटने का समय क्या है। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा गया है, मतलब कि क्वेश्चन किया गया है कि गाड़ी के छूटने का समय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलेख एवं श्रुतलेख में क्या अंतर है, समझाइए। तो देखिए, अनुलेख जो है, अनुलेख के साथ प्रतिलेख का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। प्रतिलिपि में पद्यांश, कविता की पंक्तियों को अभ्यास पुस्तिका में लिखना होता है। अनुलिपि की तुलना में प्रतिलिपि में बालक अधिक लिखता है, जिसमें लेखन गति का विकास भी होता है। और श्रुतलेख क्या होगा, श्रुतलेख का अभिप्राय सुनकर लिखना। इसमें शिक्षक बोलता है, छात्र सुनकर लिखते हैं। पाठ आधार पर अनुच्छेद का चयन कर बोल बोल कर लिखवाना होता है। लिखवाने के बाद पुनः वाचन कर अशुद्धि या भूले शब्दों को लिखवाया जाता है। श्रुतलेख द्वारा लेखन गति व शुद्ध लेखन का अभ्यास भली प्रकार होता है। तो ये था श्रुतलेख और अनुलेख में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन कौन सी हैं। तो लेखन शिक्षण की विधियां, देखिए, बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानों ने कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। वे प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। तो पहला होगा रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना। दूसरा, मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देना। तीसरा, अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देना। चौथा, पेस्टोलॉजी की लिखने की शिक्षा विधि। और पांचवा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक विधि। तो ये सारी हैं लेखन शिक्षण की विविध विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम एवं अर्ध विराम के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पूर्ण विराम, देखिए, सिर्फ हमको इसके उदाहरण ही देने हैं। तो पूर्ण विराम का हो जाएगा मैंने खाना खाया और फिर सो गया। और देखिए लास्ट में पूर्ण विराम लगाया गया है कि मैंने खाना खाया और फिर सो गया। ऐसे अर्ध विराम में। और दूसरा होगा सूरदास कृष्ण के भक्त थे, फिर भी वे गरीब थे। तो देखिए यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगाया गया है। तो अब देखते हैं अर्ध विराम कहाँ पर लगता है। उदाहरण पहला, आज हम जिसे मित्र समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगाया गया है, आज हम जिसे मित्र समझते हैं कल वही हमारा शत्रु हो सकता है। तो देखिए यहीं पर इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है अर्ध विराम का। ऐसे दूसरा उदाहरण है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो इस तरह आप पूर्ण विराम और अर्ध विराम के दो दो उदाहरण लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं चार विराम चिन्हों का नाम लिखिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले हमको चार विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं, वो भी उदाहरण सहित। तो देखिए पहले हो जाएगा पूर्ण विराम, जो अभी ऊपर बताए हुए पूर्ण विराम का उदाहरण देख लीजिए पूर्ण विराम। और दूसरा अर्ध विराम का उदाहरण। अब तीसरा हम बताते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का।
प्रश्नवाचक चिन्ह निम्नलिखित स्थितियों में वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। ऐसे इसका दूसरा होगा, यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक वाक्य हों और वे एक ही प्रधान उपवाक्य पर अवलंबित हों तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है और बीच के प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अलग विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो देखिए, जैसे मैं क्या खाता हूँ, पूर्ण विराम, मैं क्या पीता हूँ, देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। फिर मैं कहाँ जाता हूँ, यहाँ पर भी अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यह सब आप क्यों जानना चाहते हो। देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसे इसका चौथा होगा, विस्मयादि बोधक या संबोधन सूचक। तो देखिए इसका चिन्ह ये होता है, विस्मयादि बोधक या संबोधन सूचक चिन्ह वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। और पहला होगा हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, आज्ञा आदि मनोवेग सूचक शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों तथा वाक्यों के अंत में जैसे आह उसे कितना दुख हो रहा है। तो देखिए आह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, आह उसे कितना दुख हो रहा है। और आप संबोधन के लिए भी लगा सकते हैं कि जैसे अध्यक्ष महोदय अब हमारी बात सुनिए। तो अध्यक्ष महोदय के बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा कि अध्यक्ष महोदय अब हमारी बात सुनिए। लास्ट क्वेश्चन, शिरोरेखा किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखते हुए समझाइए। तो देखिए शिरोरेखा अक्षर का सबसे आवश्यक अंग शिरोरेखा है, अतः उसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि शिरोरेखा शब्दों वर्णों के समूह को बांधे रखती है। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। तो ये बात याद नोट कर लीजिए कि वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाली रेखा शिरोरेखा कहलाती है और वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। वर्ण बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाते हैं। वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। तो ये था शिरोरेखा। अब शिरोरेखा के उदाहरण देख लेते हैं। तो शिरोरेखा के उदाहरण में अनुरेखा, श्रुतलेख, प्रतिलेख, पठन, वाचन, श्रवण आदि। तो ये सभी हैं शिरोरेखा के उदाहरण। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।